नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज के जो क्वेश्चंस हैं ये इतने इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए कि जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो यही सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और आप ये 100% मान के चलिए कि जो हमने टॉपिक पढ़ा उसमें से इन क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। इवन मैं आपसे इतना कहती हूँ कि जो टॉपिक हमने पढ़ा, जो जो वीडियो हमने जिन टॉपिक्स पे बनाए, बस वो टॉपिक आप पढ़ लीजिए, उससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है, ये जो हमने अभी तक हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, उसका वर्गीकरण, नामकरण, आदिकाल का नामकरण, जो भी हमने टॉपिक पढ़े उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और आपका रजिस्टर है और आपके पास जो पेन है उसको लेकर आप बैठ जाइए और आप लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इन वीडियो के अंदर आज मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ में 5 क्वेश्चन उनके आंसर बताऊंगी। मतलब कि हम एक क्वेश्चन की पूरी समीक्षा करेंगे ताकि हमारा एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से आपका पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, आपका किसी प्रकार का खर्च नहीं होगा और आप बेल आइकन दबाएंगे, उससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। लाइक करने से हमें प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों में आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा है, लेकिन इससे हमें प्रोत्साहन मिल रहा है कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर परीक्षा उपयोगी सामग्री इकट्ठी करके उसमें से महत्वपूर्ण सामग्री को लेकर और एक ऐसा कंटेंट तैयार करें जो आपको आपके लक्ष्य में सफल बनाए, आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्ण सहयोग दे। और जो आप इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं लगातार नौकरी पाने के लिए, आपकी नौकरी लगे, उससे ज़्यादा हमारे लिए खुशी की बात और हो ही नहीं सकती कि आप हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो से अगर आप तैयारी करते हैं और आपको आपका लक्ष्य मिलता है, आपको नौकरी मिलती है, तो उससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो आप इसी तरह से तैयारी करते रहिए। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है। ठीक है, अब इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला है परंपरा, प्रवृत्ति की प्रधानता, प्रमुख ग्रंथ, और डी है कोई नहीं। देखिए, आपको पता है रामचंद्र शुक्ल जी के ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। उसका प्रकाशन हुआ है 1929 में। ठीक है, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे बाद में एक स्वतंत्र ग्रंथ का रूप दे दिया। ठीक है, ये हम सभी जानते हैं। और रामचंद्र शुक्ल ने जो बहुत ही फेमस एक इनकी जो कोटेशन है, जो इन्होंने कहे हैं वाक्य, जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का सिंचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो ये कोटेशन आपके कितनी ही बार एग्ज़ाम में आ चुकी है। तो इनका पूरा जो फोकस है ना, वो चित्तवृत्तियों के ऊपर है, मतलब कि प्रवृत्ति की प्रधानता के ऊपर है। तो इसमें से इसका सही जो होगा वो होगा प्रवृत्ति की प्रधानता। ये वाला आपका सही हो जाएगा, प्रवृत्ति की प्रधानता। देखिए, हम शुक्ल जी के ऊपर थोड़ी बात करेंगे ताकि आपके ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको 100% मैं कहती हूँ कि जो हिंदी साहित्य के पेपर होंगे उसमें से ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ये पक्का लिख के चलिए,
तो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो साहित्य इतिहास के प्रति क्या है, एक सुस्पष्ट दृष्टिकोण रखा है। ये हम सभी जानते हैं कि उनका जो साहित्य ग्रंथ है उसमें भी ये साफ नज़र आता है। और उन्होंने युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया है। समझ गए आप? युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया है। तो उनका जो फोकस था वो था प्रवृत्तियों के ऊपर। उस समय की जो प्रवृत्तियां हैं उनके ऊपर उनका पूरा फोकस था। ठीक है। और उन्होंने अपने 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया है। ये भी आप ध्यान रख के चलिए। अब देखिए, शुक्ल जी पे बात चल रही है तो एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो इतिहासकार के रूप में आचार्य शुक्ल की सबसे बड़ी विशेषता है कि कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता देना। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि साहित्यकार जो हैं, जो कवि हैं, जो लेखक हैं, उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को उन्होंने प्रमुखता दी है। ये हम उनकी जो उनका चिंतामणि है वो आपने पढ़ा नहीं होगा, आप ज़रूर पढ़िएगा। बहुत अच्छा और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना? अब देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के साहित्य का क्या नाम है बताइए? बिल्कुल सही बताया आपने, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये राम कुमार वर्मा के साहित्य का नाम है। अब इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1938। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में राम कुमार वर्मा ने जो हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ माना वह माना है स्वयंभू। अपभ्रंश के जो सबसे पहले कवि हैं स्वयंभू के जब स्वयंभू का जो समय है वहाँ से उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का, मतलब कि हिंदी साहित्य का जब से आविर्भाव हुआ तो उन्होंने कहा कि जब स्वयंभू का समय है। अब देखिए, स्वयंभू जो है अपभ्रंश के कवि हैं और स्वयंभू का जो समय है वो है 783 ईस्वी के आसपास का। ठीक है, उसके आसपास का समय है स्वयंभू का। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि उसी आधार पर जो राम कुमार वर्मा जी जो हैं उन्होंने 693 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना। ये ईस्वी में है। ठीक है, 693 ईस्वी से साहित्य का प्रारंभ माना तो विक्रम संवत हो गया ये 700 विक्रम संवत। तो 700 विक्रम संवत से राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास का, हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। ठीक है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आदिकाल को जो चारण काल है वो ग्रियर्सन ने भी कहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ग्रियर्सन नहीं है। ऑप्शन में देखिए, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और मिश्र बंधु। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रियर्सन नहीं है। तो कौन सा होगा इसका सही? मुझे पता है आपको आता है और आपने सही कर दिया होगा, राम कुमार वर्मा। देखिए, इन्होंने राम कुमार वर्मा जी ने जो हिंदी साहित्य के जो आदिकाल था उसको चारण काल तो कहा ही है, चारण काल के अलावा इन्होंने संधि काल भी कहा है। आदिकाल को इन्होंने क्या कहा है? संधि काल, 2 भाषाओं की संधि होने के कारण। तो इन्होंने क्या कहा है आदिकाल को? चारण काल और संधि काल।